नमस्कार, मणिगुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। मणिगुरु के आज के ईयर एंड सीरीज में हम बात करने वाले हैं निवेश के गुरु मंत्र के बारे में, जहां आप जानेंगे 2025 में वेल्थ क्रिएशन के नए मंत्र क्या होंगे। वेल्थ क्रिएशन से जुड़ी कौन कौन सी आदतें आपको 2026 में अपना लेनी चाहिए और निवेश में डिसिप्लिन और इमोशन का बैलेंस कैसे बनाना चाहिए। और नए साल में सिर्फ पैसे बचाना नहीं बल्कि पैसे को बढ़ाते रहने की स्ट्रैटेजी आपको सीख लेनी चाहिए। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है इस वक्त दो खास मेहमान। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही फैमिली वेल्थ एडवाइजर amitkukareja.com के अमित कुकरेजा। दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और सबसे पहले तो आने वाले साल में बहुत सारी उम्मीदें हैं और बहुत सारी उम्मीदें साल से इसलिए भी हैं क्योंकि इस बार जिस तरीके का मार्केट रहा, लोगों को लगता है कि अगली बार थोड़ा बेहतर रिटर्न देने वाला मार्केट रहेगा। ऐसे में हेमंत सर, आपकी तरफ से 2026 में निवेश के वो कौन से मंत्र हैं जो लोगों को अभी से सीख लेने चाहिए? देखिए स्मिता, आपने बिल्कुल सही कहा। थी पिछले 12 या 15 महीने की अगर हम बात करें, स्पेशली अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो काफी चैलेंजिंग रहा है। बट अच्छी बात यह है कि स्पेशली अगर हम देखें, जो निवेशक एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ा। उन्होंने जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको उस पर कायम रहे हैं और मुझे लगता है कि उसका फायदा उनको अगले साल में मिलना चाहिए डेफिनेटली। जैसा आपने कहा कि उम्मीद वही है, क्योंकि हमने जो देखा है अभी, प्राइस करेक्शन से ज्यादा हमने टाइम करेक्शन देखी है और उसके बाद ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं रहती है, बट साथ में आगे जो पोटेंशियल है रिटर्न का, वो डेफिनेटली बेटर हुआ है। जहां तक इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने की बात है अगले साल में, चाहे वो कोई भी साल हो, मेरा ये मानना है कि एक आपको एक वेल्थ क्रिएशन जो है, हम सभी का गोल है, हम सभी इन्वेस्टर्स का ड्रीम रहता है कि हम वेल्थ क्रिएशन करें। लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक प्रोसेस और एक स्ट्रेटेजी रखें। वो प्रोसेस क्या होगा? एक तो सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं कि आपको अपनी एसेट एलोकेशन देखनी है। इसका मतलब क्या है? एसेट एलोकेशन क्यों जरूरत है? क्योंकि उससे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। दूसरा, ये इंश्योर करते हो आप कि आपका जो लॉन्ग टर्म का पैसा है वही इक्विटी में जाना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में, स्पेशली अगर आप वेल्थ क्रिएशन की बात करते हो, तो एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लंबा टाइम होराइजन की जरूरत है, सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल होनी चाहिए आपके पास। और जो मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है निवेशकों के लिए, जो खुद से डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और साथ ही एक काफी टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, डिसिप्लिन प्रोसेस होना चाहिए, आपकी जो एलोकेशन है इक्विटी में वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। ये ब्रॉडली कुछ चीजें हैं टैक्स एफिशिएंसी के साथ, जो मुझे लगता है कि अगर निवेशक उसको फॉलो करे तो कोई कारण नहीं है कि वो द लॉन्गर टर्म वो अच्छी खासी वेल्थ ना क्रिएट कर सके। बिल्कुल। तो और भी बहुत सारी चीजें आपसे जानेंगे इस पूरे शो में हेमंत सर, कि क्या क्या आपको फॉलो करना जरूरी है। लेकिन हमारे साथ फैमिली वेल्थ एडवाइजर amitkukareja.com के इस वक्त फैमिली हेल्थ एडवाइजर भी हैं अमित कुकरेजा खुद। अमित सर, अब आपके पास आती हूँ मैं, जरा बताएं मुझे कि कौन कौन सी वो आदतें हैं जो 2026 में आपको अपना ही लेनी चाहिए। जो आदतें आपको अपना लेनी चाहिए, आई थिंक वो उनसे शुरू करते हैं जो आदतें आपको छोड़ देनी चाहिए, जो आप लोगों ने 2026 में की। हम लोगों ने, इनफैक्ट नॉट आप लोगों ने, हम लोगों ने दूसरों को देख के इन्वेस्टमेंट्स किया। हम लोगों ने अपने फाइनेंशियल गोल्स को नज़रअंदाज किया। हम लोगों ने सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की रैली को देख के एक्साइटेड होके गोल्ड और सिल्वर में पैसा लगाया। हम लोगों ने देखा कि मिड कैप में कोई ग्रोथ नहीं थी, तो हमने मिड कैप में इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दी। हम लोगों ने देखा कि स्मॉल कैप में ग्रोथ नेगेटिव थी, तो हमने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स बंद कर दी। तो हमको टैक्टिकल फोकस ड्रॉप करके स्ट्रेटेजिक फोकस बना के रखना है। तो सबसे पहली आदत जो मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स पे अपने नज़र रखें। जैसे अर्जुन की नज़र मछली की आँख पे थी, वैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव आपका फाइनेंशियल गोल है। एसेट एलोकेशन एक ज़रिया है उस गोल तक पहुँचने का। उस एसेट एलोकेशन को बना के रखें। वॉलेटिलिटी इस इक्विटी इन्वेस्टिंग का एक एक बिहेवियर है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। उस कैरेक्टरिस्टिक को अपनाएं और उसकी टाइमिंग ना करें, उसको कंटिन्यूअसली उसका एडवांटेज उठाएं और अपनी मंथली कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रखें। अपने एसेट एलोकेशन को बना के रखें। ये हमेशा बना रहेगा कि किसी साल गोल्ड की रिटर्न ज़्यादा होगी, किसी साल इक्विटी की रिटर्न ज़्यादा होगी, किसी साल इक्विटी की रिटर्न गिरेगी तो फिक्स्ड इनकम स्टेबल लगेगा। लोग ने तो क्रिप्टो में भी एक रैली देखी है। तो हम
क्रिप्टो को अगर एक्सक्लूड कर दें अपनी कॉन्वर्सेशन में, तो एक एसेट एलोकेशन का जो मिक्स्ड बैग होता है एसेट्स का, वो बना के रखें और एक बैलेंस पोर्टफोलियो को मेंटेन करते हुए अपने गोल्स पे फोकस रखते हुए आगे बढ़ें। और मैं बोलूँगा कि अपने इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को ना भूलें, अपने कंटिंजेंसी फंड को ना भूलें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं लोगों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि 2026 शुरू होने से पहले जो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है एंड द फंडामेंटल्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन है, जिसमें टैक्स एफिशिएंसी भी आता है, कैपिटल प्रोटेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ही अल्फा आके आपके गोल्स तक आपको नज़दीक पहुंचाता है। तो इन प्रिंसिपल्स को समझें, एक अप्रोच अडॉप्ट करें, एक प्लान बनाएं और मार्केट्स के उतार चढ़ाव से इन्फ्लुएंस ना होके अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को एग्जीक्यूट करें और आगे बढ़ते रहें और बहुत जल्द अपने गोल तक आप पहुंचें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपने बताई, लेकिन आगे आपसे और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी समझना है। हेमंत सर, इस पूरे साल एक चीज़ और हमने देखा, मार्केट जितना वॉलेटाइल रहा, लोगों के पास उतना ही ज़्यादा ओवर एक्सपोज़र आप कह लीजिए वो रहा ज्ञान का। जहाँ पर सोशल इन्फ्लुएंसर्स हों या फिर उनको खुद भी लगता हो कि चैट जीपीटी से लेकर तमाम एआई इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास है, जहाँ से वो बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, अभी मार्केट डिप में है तो क्या करें, मार्केट में तेज़ी आई अगर 1 दिन 2 दिन की भी तो क्या करें। ऐसे में आपने सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हुए किस तरीके की गलतियाँ करते हुए सबसे ज़्यादा आपने देखा है 2025 में? देखिए 2-3 चीजें आपने बिल्कुल सही कहा कि इन्फ्लुएंसर बोलिए या जो और भी जितने लोग हैं जो एडवाइस करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को एक चीज समझने की जरूरत है कि इन्वेस्टिंग जो है वो एक प्रोसेस है। कभी कभी आपको किसी को सुन के लगता है कि भाई ये बहुत जल्दी से पैसा बनेगा, बहुत ज्यादा पैसा बनेगा। वो ऐसा होता नहीं है। कभी कभी आप थोड़ा लकी हो जाते हैं कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट किया, आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो गया और वो शायद आगे जाके भी काम करेगा। ऐसा होता नहीं है। इन्वेस्टिंग जो है एक प्रोसेस है जो शुरू होता है जिस दिन आप इन्वेस्ट करते हैं और खत्म होता है जिस दिन आपका गोल पूरा होता है। कुछ गोल्स आपकी लाइफ के ऐसे हैं जैसे आफ्टर रिटायरमेंट आपको जो इनकम जनरेट करनी है वो पूरी लाइफ आपके चलते हैं। तो आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है। और गलतियां कहाँ होती हैं देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम मार्केट मूड को देख के इन्वेस्ट जब करते हैं वो गलतियां होती हैं। लेकिन इस सब में जैसा हमने देखा है, जिस तरह से हमारी एसआईपी बुक बढ़ती जा रही है, एक बात तो सही है कि एक सेक्शन है वो बढ़ता हुआ सेक्शन है जिन्होंने अपना फोकस जो है वो सही एसेट एलोकेशन और इक्विटी के ऊपर रखा है। यस, कभी कभी लगता है कि जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर में तेजी हुई कि इक्विटी को छोड़ के वहां पे चले जाए, बट हमने देखा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो रिटर्न्स है वो इवन आउट हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है, अगर आप गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हो, तो वो है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन का इंश्योर करना है। और ये डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके से मिलती है आपको। एक तो एसेट के लेवल पे जो हम एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, विद इन एसेट भी अगर हम इक्विटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। उसमें कुछ कैटेगरीज हैं जैसे मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। इनमें आप ध्यान दें, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो थीमेटिक और सेक्टर में करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए मॉनिटर करना मुश्किल होगा। दूसरी डाइवर्सिफिकेशन होती है टाइम डाइवर्सिफिकेशन। हम ज्यादातर जो है हमारा फोकस एसेट एलोकेशन पे रहता है, बिल्कुल सही है वो, लेकिन टाइम डाइवर्सिफिकेशन भी उतना इंपॉर्टेंट है। टाइम डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अक्रॉस मार्केट साइकिल अपनी इन्वेस्टमेंट को रखें। जब हम टाइम करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, हम देखते हैं कि मार्केट बाजार गिर गया, आपने इन्वेस्टमेंट को रोक दिया या तो एसेट एलोकेशन चेंज कर दिया। वो आपको नहीं करना। ये हम जानते हैं कि इक्विटी बाय नेचर एक वोलेटाइल एसेट क्लास है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आपको एवरेजिंग का फायदा होगा, आपकी रिटर्न अच्छी होगी। तो जो कुछ गलतियों को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, एसेट एलोकेशन को फॉलो करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड बनाएं और टाइम डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करें अक्रॉस मार्केट साइकिल, ताकि आप मार्केट में जब मौका मिले तो उसको गंवाएं। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसको जो कभी पुरानी नहीं होती, चाहे साल बदल जाए, महीने बदल जाएँ, कई साल बदल जाएँ, लेकिन फिर भी ये स्ट्रैटेजीज़ आपके लिए हमेशा काम की रहती हैं। अमित, हमने ये देखा कि म्यूचुअल फंड 2025 में कितना बड़ा हुआ, निवेशकों का जो भरोसा है, वो इसी बात से समझ आता है कि लगभग आप देखें 29,000 करोड़ से
पार एक तरीके से कह सकते हैं एसआईपी का जो इनफ्लो था वो बना हुआ है लगातार, और उसके अलावा 80 लाख करोड़ का तो एयूएम हो चुका है एमएफ इंडस्ट्री का। इन सब के बावजूद आपको ऐसा दिखा इस साल कि फिर भी कहीं ना कहीं जब लार्ज कैप हम देखते थे कि उसमें नंबर्स कम आते थे, उसके बनस्पत हम देखते थे कि स्मॉल कैप और मिड कैप में नंबर्स ज्यादा आते थे, तो आपको ऐसा दिखा कि वॉलेटाइल मार्केट के साथ लोगों का जो एक रवैया रहा म्यूचुअल फंड को लेकर वो भी वॉलेटाइल होता रहा? देखिए, जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो तो इस बात से काफ़ी फ़ेमिलियर हैं कि मार्केट वॉलेटाइल होता है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स अगर वॉलेटाइल टाइम्स में बनी रहेगी, तो उनको एक अच्छा अल्फ़ा मिलेगा, एक बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न अच्छा मिलेगा। जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, और मैं ये बोलूँगा कि न्यू इन्वेस्टर्स की जो ग्रुप्स बने हैं, वो मोस्टली कोविड के बाद बने हैं। उन्होंने ये जो बुल रन देखा है, उसमें उन्होंने खाली अपसाइड देखा है, या फिर उन्होंने स्टेडी टाइम्स देखे हैं, वॉलेटिलिटी इस साल थोड़ी ज़्यादा देखी है। वो लोग ज़रूर नर्वस हुए, वो लोग ज़रूर इस बात पे सोचने लगे कि क्या अभी हम निकल जाएँ या इन्वेस्टेड रहें। उन लोगों ने शायद एसआईपीज़ भी बंद कर दी। लेकिन इन सब के लिए मैं एक बहुत ही कॉमन मैसेज कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे इतना फोकस ना रखें, अपने गोल पे ज़्यादा फोकस रखें। देखिए, आशीष सुमाया जी हैं, ही इज़ अ वेटरन इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, वाइटो के लीडर हैं। उन्होंने एक बात बोली थी कुछ हफ्ते पहले जो मैंने पढ़ी, इंग्लिश में है, सो प्लीज़ आई विल अपोलोजाइज़ फॉर स्टेटिंग इट इन इंग्लिश। उन्होंने बोला कि नेवर ट्राई टू मैक्सिमाइज़ योर लाइफ, योर बिज़नेस और योर इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज़ इफ यू डू दैट, इट विल हिट यू बैक टू मिनिमाइज़ यू। तो मेरा इन्वेस्टर्स को, स्पेशली ये जो न्यू इन्वेस्टर ग्रुप है जो पोस्ट कोविड फाइनेंशियल एसेट्स में आए हैं, यही मैसेज है, हिंदी में बोलूंगा कि सिर्फ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को मैक्सिमाइज करने का उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए। उतार चढ़ाव बना रहेगा, आप अपने गोल के आधार पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, एसेट डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल्स को अपनाइए, और इस वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस कीजिए और घबराए ना। हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, स्टेबल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। हम लोग 4th जीडीपी हैं ग्रोथ वाइज, और हम भगवान गॉड विलिंग हम तीसरे भी हो जाएंगे। जब इतनी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक बेस होती है, फाउंडेशन होती है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स आर ऑलवेज पॉइज्ड फॉर वेरी गुड ग्रोथ। तो वॉलेटिलिटी को एम्ब्रेस कीजिए, पैनिक ना करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करें। हो सके तो बढ़ा दीजिए, बिकॉज वी आर मेंट फॉर अ वंडरफुल ग्रोथ इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। मोटिवेशन काफ़ी है निवेशकों के लिए, कम से कम 2025 की एक बहुत अच्छी शुरुआत करने के लिए। हेमंत सर, फिर भी थोड़ा एसआईपी पर आते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग यानी कि हर एक एक्सपर्ट ये कहता है कि अपनी एसआईपी में हमेशा बने रहिए, टाइम टाइम पर उसमें स्टेप अप भी कीजिए। बावजूद इसके अगर आपने अगर देखा होगा नवंबर के जो नंबर्स आए थे, उसमें हमें ये दिखा कि लोगों ने एसआईपी के पैसे लगाने के बावजूद स्कीम्स में भी डायरेक्ट पैसे डाले थे। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जो एसआईपी चल रही है वो ठीक है, नहीं भी चल रही है तो अलग से जो आईपीओस वगैरह आ रहे हैं वो इतने फैसिनेटिंग लगने लगते हैं कि लोगों को लगता है वहां पैसे लगा देते हैं। फिर भी इन सारे रवैये के बीच में क्या स्टेप अप एसआईपी हमेशा कारगर होती है? हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक देखिए, एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों प्रोसेस में वो डिसिप्लिन बना के रखता है। जब आप सेव करेंगे तभी आप इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप कमिटेड हैं कि आप हर महीने मान लीजिए कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि पैसा आपको सेव करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या होती है, अगर आप प्लान नहीं करते हैं, अगर आप कमिटेड नहीं है, तो आप जो बचा हुआ पैसा वही इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपने पहले सेव कर दिया, फिर आप उसके बाद खर्चा कर रहे हो। तो ये तो एसआईपी का फायदा है। अब स्टेप अप में क्या हो रहा है, जब आप एक पैसा कमिट कर रहे हो अपनी अपनी इनकम का इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, राइट, तो अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे आप एक बड़ा कॉर्पस बनाने से। तो स्टेप अप का फायदा ये है कि एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होता है, कंटिन्यूअस बेसिस पे आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में वो डिसिप्लिन बना रहता है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि ओवरऑल जो वर्क किया आपने 20 या 25% अपना आप इनकम का आप इन्वेस्ट करते हो, जब आपकी इनकम बढ़ रही है तो वही प्रोपोर्शन आपको यहाँ पे भी मेंटेन करना है। तो उस इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप स्टेप अप ऐसा भी कीजिए। एक फिगर में आप समझ लीजिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इससे। अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, अगर आप 20,000 की एसआईपी करते हैं अगले 20 साल तक 12% के रिटर्न से, तो करीब करीब आप 1,80,00,000 का कॉर्पस बना पाएंगे। यही अगर आप 10% आप अपनी स्टेप अप करते हैं, जो चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप करें तो आप देखिए कि आपका कॉर्पस 3.9 करोड़ बनेगा, यानी मोर देन डबल। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात स्मिता यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी फॉलो करते हैं,
काफी बार ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि हमें पैसा कितना चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितना चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए कितना चाहिए। जब आप स्टेप अप एसआईपी करते हो तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से और ज्यादा जो इन्वेस्ट करते हो, एक और बड़ा कॉर्पस आप बना पाते हो। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्टफॉल कभी हो सकता है वो आपके गोल्स में नहीं होगा। बहुत ज्यादा फायदे हैं। इसीलिए मेरा ये मानना है हमेशा एसआईपी बहुत ही बेहतरीन तरीका है, और स्टेप अप एसआईपी उससे भी ज्यादा बेहतरीन तरीका है इंश्योर करने के लिए कि जो भी आपके गोल्स हैं और हर स्टेज आपकी लाइफ में जो पैसा आपको चाहिए वो आपको वहां से मिले। बिल्कुल, आई होप कि अगली बार 2026 में ऐसा कोई डेटा ना आए जिसमें ये कहा जाए कि लगभग 80-90% लोग 3 साल से पहले ही अपने इन्वेस्टमेंट को खत्म कर देते हैं, जो एसआईपी के थ्रू वो करते हैं। आई होप कि ऐसा आगे ना हो। अब आपसे एक चीज़ अमित यहाँ पर समझने वाली ये है कि टैक्स एफिशिएंट जितने निवेश होते हैं, वो करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, और क्या 2026 में भी ये रिलेवेंट होगा, इसमें जारी रखें? देखिए, टैक्स एफिशिएंसी हमारे कैपिटल मार्केट्स की इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत ही फेवरेबल एस्पेक्ट है और एक बहुत ही सपोर्टिंग पर्सपेक्टिव है जिससे हमारी इस इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रांग होती है। वॉरेन बफेट जी ने बोला था कि मेक श्योर रूल नंबर 1 इज फॉलोड एंड मेक श्योर द रूल नंबर 2 दैट ही सेड दैट इज नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। जो बोलते हैं कि आपका प्रिंसिपल हमेशा सेफ रहे, उसको मैं एक्सटेंड करूंगा और मैं बोलूंगा कि इंडिया में आपकी प्रिंसिपल हमेशा सेफ रहे और टैक्स एफिशिएंट रहे। और रूल नंबर 2 है कि इस रूल नंबर 1 को फॉलो करते करते अगर आपने अच्छा अल्फा बना लिया तो आप बहुत जल्दी अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंच जाएंगे। टैक्स एफिशिएंसी एक फंडामेंटल पिलर है हमारी इन्वेस्टमेंट्स का, लेकिन आपको टैक्स एफिशिएंसी के आधार पर ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर, और उन गोल्स के प्लान में अगर टैक्स एफिशिएंसी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है तो लेट इट बी, क्योंकि वो आपके चर्न को बचाएगा, वो आपके इम्पल्सेस जो होते हैं, जो आपको बेचने का इम्पल्स होता है, उससे रोकेगा। दूसरा, आप अगर टैक्स रेजीम फॉलो करते हैं और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम में हैं और आप न्यू रेजीम में आएंगे तो वो जो 80C के टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स होते थे वो तो अब करने का जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल जो आपकी कैपिटल ग्रोथ इक्विटी मार्केट से बन रही है वो आज भी लीस्ट टैक्स स्लैब में है। तो ये टैक्स एफिशिएंसी अगर आप बना के रखें और अपने प्रिंसिपल प्रोटेक्शन के फंडामेंटल प्रिंसिपल को इंटैक्ट रखें तो आपकी जो कंपाउंडिंग होगी वो और स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर आप अपने चर्न को, मतलब कि बेचना खरीदना बिल्कुल मिनिमाइज करेंगे तो भी आपकी कंपाउंडिंग एक बहुत बढ़िया फ्रेंड की तरह आपको एक बहुत ही अच्छे नंबर पे लेके जाएगा, और टैक्स एफिशिएंसी उसका फाउंडेशनल एस्पेक्ट होगा। तो यही चीज मैं दोहराऊंगा, प्रिंसिपल प्रोटेक्शन, टैक्स एफिशिएंसी एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन तीनों को अगर आप मैरी करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे गुरु मंत्र अभी तक तो हमने जाने। अब यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद ये जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि कौन सी वो आदतें हैं 2026 में जो आपको बिल्कुल बदल लेनी चाहिए नए साल के आने से पहले। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। निवेश के गुरु मंत्र जो बताने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अभी तक बहुत सारे मंत्र उन्होंने बताए भी हैं, लेकिन आगे और भी मंत्र उनसे जानेंगे। हमारे साथ हेमंत रुस्तगी और अमित कुकरेजा लगातार बने हुए हैं। हेमंत सर, अब मैं चाहूंगी, तब से गुरु मंत्र की बात हो रही है, तो 2026 में वो कौन सी आदतें हैं जो बदल लेनी चाहिए? आपकी तरफ से गुरु मंत्र मनी गुरु के शो के दर्शकों के लिए क्या होना चाहिए? स्मिता, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो आदत बदलनी है वो है अनप्लान इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस गोल्स को पूरा करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, किस एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करोगे। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आपको एसेट एलोकेशन करनी चाहिए, और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो बेस्ड ऑन एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न आप करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, जब आप अनप्लान इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये इसका मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप बिना आइटनरी के आप घूमने निकल गए, आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है, आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ रहेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे। जब आप अनप्लान इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आपका रोड मैप जो बनना चाहिए वेल्थ क्रिएशन का, वो कहीं ना कहीं बिखर जाता है वो पूरा। जब हम अनप्लान को अवॉइड करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, आप अपनी बजटिंग करेंगे। आप ये देखेंगे कि आप जो कमा रहे हैं वो किस तरह से खर्च हो रहा है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी कहा, इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इन्वेस्ट करें, सेव करें, और उसके बाद आप खर्चा करें। काफी बार हमें लगता है एज एन इन्वेस्टर कि अगर बहुत ज्यादा प्लानिंग कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि आज के समय पे हम बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाए, हम सिर्फ फ्यूचर का सोच रहे हैं।
सच्चाई स्मिता ये है कि अगर आप प्लान करते हो, अगर आप बजटिंग करते हो, बेफजूल खर्चे आप कम करोगे, लेकिन साथ में जो आप चीज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो कभी भी आप उस पर कंप्रोमाइज नहीं करोगे, ना आज ना आगे जाके फ्यूचर में। दूसरी एक चीज और है, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिले नहीं करना है। जितना आप डिले करोगे उतना ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। देखिए ये एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप 10 साल अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिले करते हो, तो जितना पैसा आपने एक्यूमुलेट किया होता 10 साल पहले स्टार्ट करने से, उतना ही एक्यूमुलेट करने के लिए आपको 3 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो मुझे लगता है अनप्लान इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप प्लान करेंगे तो जो भी अच्छी आदतें आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में होनी चाहिए, वो खुद ब खुद आपके प्रोसेस में आ जाएंगे। बिल्कुल। और अमित, आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी दर्शकों को? कौन सी वो आदतें हैं जो 2026 आने से पहले पहले उन्हें बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए निवेश की? बिल्कुल, मैं हेमंत जी की बात को एक्सटेंड करूँगा और उसको बजटिंग के टैंजेंट पे लेके जाऊँगा। बजट बनाएँ, अपने एक्सपेंसेस को बजट में रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपने बजट के हिसाब से करते रहें। अपनी ईएमआईज़, अपनी सेविंग्स, इन सब चीज़ों पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल बना के रखें कि हर महीने जो मेरी इनकम आती है वो कैसे स्पेंड होती है, कैसे इन्वेस्ट होती है और कहाँ-कहाँ वो जाके मेरे लोन्स को चुकाती है। नंबर 2, मैं फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के को वापस रिकैप करूँगा। अपना कंटिंजेंसी फंड ज़रूर बनाएँ। आजकल जॉब्स बहुत अनसर्टेन हैं। आपके पास हमेशा 3 से 6 महीने का रनवे होना चाहिए ताकि आप आराम से सिक्योर फ़ील करते हुए नया जॉब ढूँढ सकें और वो पैसा आपके काम आए। तीसरा, आप अच्छी इंश्योरेंस रखें, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के टॉपिक पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट्स को मिक्स ना करें, क्योंकि ना तो वो आपको प्योर इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट या रिटर्न देगा, ना ही वो प्योर इंश्योरेंस का कवरेज देगा। तो एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान लें अपनी लाइफ के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस लें अपने फैमिली के लिए और खुद के लिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएँ, अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफ़ाई करें, अपने गोल्स को बनाएँ, अपने गोल के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएँ और अपनी लाइफ़स्टाइल एक्सपेंस पे एक बहुत अच्छा कंट्रोल रखें। देखिए हम लोग बहुत आज के टाइम में बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो हमको अट्रैक्ट करते हैं और कभी-कभी हम इम्पल्सिव शॉपिंग कर लेते हैं। थोड़ी बहुत इंडल्जेंस इज़ एब्सोल्यूटली फाइन, लेकिन अगर आप इंडल्जेंस ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ये सोचिए आप अपने फ्यूचर को हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और आप उस पैसे को आगे बढ़ाने का कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। लास्टली मैं ये बोलूँगा स्मिता कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करें, उस इन्वेस्टमेंट का एक टर्म होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न, वो ज़रूर असेस करें। हर इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करने से पहले उसका रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें और उस पे आधारित अपना निर्णय लें। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? जो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है, उसमें से आप इन्फ्लेशन घटाएँ, उसमें जो टैक्स पे करना होता है वो घटाएँ और उसकी जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट होती है वो घटाएँ। जब ये तीनों एक्सपेंस सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब आपका एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न बच जाता है, वो रियल रेट ऑफ रिटर्न है। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स के सिलेक्शन प्रोसेस में हर इन्वेस्टमेंट का रियल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करें और उसके रिस्क के हिसाब से अपने उन इन्वेस्टमेंट्स को चूज़ करें और अपने गोल्स के प्लान में फिट करें। तो बजटिंग, रेगुलर इन्वेस्टिंग, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का अलग-अलग होना और उसको अकॉर्डिंगली सेटअप करना, कंटिंजेंसी फंड बनाना और रियल रेट के आधार पर अपने पोर्टफोलियो को सेटअप करना, ये मेरे 2026 के स्पेशल रिकमेंडेशंस होंगे। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशंस, और हमारी तरफ से ये कि मनी गुरु का ये शो देखते रहें ताकि आप ऐसे एक्सपर्ट्स को सुनते रहें और अपनी पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते रहेंगे 2026 में भी। इसी के साथ थैंक यू सो मच हेमंत सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और अमित आपका भी थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मनी गुरु के आज के सेगमेंट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।